आज के टाइम में आदमी बस का इंतजार नहीं करता, पार्टी कौन करे? नहीं कहता ये बस नहीं ठीक नहीं, दूसरे स्टेशन से पकड़ लेंगे, है नहीं ऑटो कर लो आगे चलो फिर देखेंगे। दोनों पे लागू है। इस बात को हम लोग अगर हिपोक्रेसी से अलग हट के देखें तो ये प्रैक्टिकलिटी है, व्यवहारिक सच है राजनीति का। भाजपा वाले के साथ जो दो हैं वो भी ये बंधन 7 जन्मों का ऐसा कोई शपथ पत्र नहीं देते किसी को, ना आप वाले। अरे भाई ठीक है, हम जो चाह रहे हैं वो मिलेगा तो रहेंगे, नहीं तो नमस्ते। ठीक बात कही पटेल जी। भाई 3 MLC अभी दिए हैं अखिलेश बाबू ने, ठीक। अब मसला है कि छोटे चौधरी को राज्यसभा भेजो क्या? ये तो पहली किस्त है और 24 अभी दूर है, दूसरी किस्त भी आएगी। देखिए राजनीति में स्थायी तौर पे वही पार्टियां गठबंधन निभा सकती हैं जिनका वैचारिक मेल हो, और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, दोनों के जो आधार स्तंभ रहे हैं वो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा और उनकी विरासत है। और मैं बहुत ईमानदारी और मजबूती से इस बात को कहना चाहता हूं कि आदरणीय जयंत चौधरी जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का ये गठजोड़ और उनका मैत्रीपूर्ण व्यवहार हम स्थानीय स्तर पे, हम ग्रामीण स्तर पे, हम जब सड़कों में देखते हैं कि हमारे कार्यकर्ता आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारे नेता ने एक स्वाभाविक गठबंधन किया है। अब आपके मुद्दे की बात आती है। देखिए सर, निश्चित तौर पे जब गठबंधन होते हैं तो गठबंधन मुद्दों के साथ साथ जरूरतों पे भी होते हैं, और जो भी 2-3 सीटें मिली हैं MLC की, उसको हम डिजर्व करते थे, हमारे लोग लड़ रहे हैं। अब रही राज्यसभा की बात, तो वो अभी 2 महीने देर है, उस विषय में मेरी कोई ताजा जानकारी नहीं है। आदरणीय चौधरी साहब आज लखनऊ आना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका प्रोग्राम चेंज हुआ। 26 तारीख को वो लखनऊ में रहेंगे जी। और हम सबकी भेंट होगी। मैं आपकी सवाल को उनके सामने रखूंगा और अग्रिम बधाई भी दूंगा। और नेता है हमारे, अगर वो सदन में रहेंगे, पढ़े लिखे विद्वान हैं, तो मैं समझता हूं कि उनके सदन में होने से प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचेगा और उनकी विद्वता का लाभ प्रदेश के किसानों को भी मिलेगा। ये मेरा अपना विचार है। जी ठीक बात है। एक बात मैं कहूं, हर गठबंधन यही कहता है कि हमारा वाला मुद्दों पे आधारित है, पड़ोसी का लेन देन पे आधारित है। और मेरी धारणा है सबका एक ही चीज पे आधारित होता है, ठीक। सबका एक ही चीज पे आधारित होता है। जनता जानती किस पे आधारित होता है क्या? मैंने सोमवार को एक घर के साथ, मंगल को दूसरे, बुध को तीसरे घर में लोगों को देखा, और सब में प्रेस नोट तो जारी किया ही ना सबने, और सबने ये कहा कि मुद्दों के चलते हर दिन पार्टी के साथ अलायंस बदला है। डीएमके के नाम पर कांग्रेस ने केंद्र की सरकार गिरा दी कि राजीव गांधी की हत्या में ये लोग संलिप्त हैं, इनके साथ सरकार, ये इनको हटाओ। इनने हटाया नहीं, इसलिए हमने सरकार गिरा दी। सीताराम केसरी वो डीएमके कांग्रेस की सरकार में मंत्री हुई, आके सहयोगी हुई, और सोनिया जी ने करुणानिधि को शाल पहनाई। हम सब जान रहे कौन किसके साथ कहां खड़ा है भैया। छोड़ो, मूल बात है कि भैया माल मत्ता ठीक है तो बात ठीक है, नहीं तो फिर आगे सोचा जाए। शिखर अग्रवाल जी सर, आप बताओ भैया, आपका मामला भी इनके कौशल कांत मिश्रा की पार्टी के लिए बड़ा वो है, महत्वपूर्ण है क्या? क्योंकि संजय निषाद ने शुरुआत से ही अपनी डिमांड इतनी हाई पिच पे रखी थी। उन्होंने कहा था भाई जब एक चाय वाले के लड़के को प्रधानमंत्री बना सकते हो तो हम तो निषाद राज के पुत्र हैं, तो कम से कम डिप्टी सीएम तो लाओ। अग्रवाल साहब, हमारे लिए सत्ता द्वितीय विषय है, प्रथम विषय हमारा समाज विचार समुदाय है जिसका 72 वर्षों का शोषण हुआ है। ये तो उत्तर प्रदेश की जनता का चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश की जनता बनाम कुशासन, जिसने देखा था समाजवादी पार्टी की गलत नीतियों को, जनता ने समाजवादी पार्टी को हराया है। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी और अपना दल का जो गठबंधन है वो एक सैद्धांतिक पूर्ण गठबंधन है। ये कुशासन बनाम सुशासन की लड़ाई है, और हमारी तो एक आशा है, हम तो बड़े भाई है भारतीय जनता पार्टी, हम उनके छोटे भाई हैं,
हम तो उनसे मांग करते हैं कि जब सबको हमने आज तक बटन दबाया, सबका हिस्सा दिया, सबका वोट दिया, सबने अपना अधिकार पा लिया, तो अब ये हमारा बटन दबाया है जनता ने। और निषाद राज के पुत्र ने सेना दी थी जब भगवान राम को, जब लंका पर विजय प्राप्त की थी भगवान ये राम सारी ने। बातें अच्छी, शिखर अग्रवाल, ये सारी बातें अच्छी हैं। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा। आज हम चर्चा ये कर रहे हैं कि भाई चाहते क्या हो वो बताओ। डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप चाहते हो, वो मुझे भाजपा के सूत्र बता रहे कि वो भैया देंगे नहीं, ठीक? तो अब उससे नीचे का क्या मसला है उस पर थोड़ी चर्चा करो। अब यही सब बातों में क्या रखा कि मुद्दों पर आए और जनता लड़ने, कुशासन सुशासन, ठीक है। समाज का भला करने के लिए सत्ता की आवश्यकता होती है। हमने अपने बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी से मांग की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन, मछुआरों के राजनीतिक देवता माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी ठीक है, मैं समझ गया, बस उतनी बात ठीक है। सुनील बाबू और ओम प्रकाश राजभर भाई, इस वक्त उत्तर प्रदेश में जितने भी भाजपा और सपा के सब एलाइज और सब मिला के जितने चेहरे हैं ना राजनीति में सक्रिय, ये टीवी पे जो ज्यादा देखते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जादुई आदमी है ओम प्रकाश राजभर। क्या अरुण भी नहीं जान सकते कि पिताजी कब क्या करेंगे, बाकी छोड़ो। क्या इस भूमिका के साथ मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, अब क्या चाहिए? 24 तक निराहार व्रत तो करेंगे नहीं? अरे नवदुर्गा भी 9 दिन की होती है, रोजा भी 30 ही दिन का होता है, ऐसा तो नहीं 24 तक रोजा रखेंगे। तो 24 तक भोजन न सही अल्पाहार तो चाहिए, खाना न सही नाश्ता तो चाहिए। तो नाश्ते में क्या क्या मीनू है, क्या मसला है, वो बताओ महाराज। देखिए, साफ तौर से आपने हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लेते हुए कहा कि वो टीवी के सबसे चर्चित चेहरे हैं। वाकई में वो सबसे चर्चित चेहरे इसलिए हैं क्योंकि वो मुद्दों की बात करते हैं। उन्होंने सत्ता में रहते भी पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित की आवाज उठाने का काम किया। उन्होंने सत्ता से बाहर रहने के बाद भी प्रैक्टिकल बात करो। अभी ये सब बातें, चुनाव खत्म हो गया, 24 में करना, अभी तो वोट पड़ नहीं रहा, अब तो डील होनी है कमरे में। अब कौन इन बातों को सुन रहा? अखिलेश यादव की सेहत पे इन बातों से कोई फर्क नहीं, योगी जी की सेहत पे फर्क नहीं, अब तो कमरे में बात होनी है भैया, कमरे वाली बात आपने मुझे मौका दिया बोलने का, तो 2 मिनट सर सुन लीजिए। जी भैया, मैंने कहा ना कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरकार में रहते हुए भी हम लोगों की आवाज को उठाने का काम करते थे, और सरकार को छोड़ने के बाद भी उनका सिर्फ एक मकसद है, शोषित, वंचित, पिछड़े लोगों को हक, हिस्सा, अधिकार दिलाने का। रही बात, आप जो 2 दिन से मीडिया में बात चल रही है, 2 दिन से आप साफ तौर से, उन्होंने खुद आकर सामने कहा कि ये जो खबर चल रही है वो पूरी तरीके से निराधार खबर है। हम माननीय अखिलेश जी के साथ में मजबूती से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ेंगे। हम विपक्ष में हैं, हम विपक्ष मजबूत हैं, हम विपक्ष में रहकर अपनी जनता की आवाज को उठाने का काम करेंगे, हम कहीं भी जाने वाले नहीं हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा, और बंद कमरे की बात को उन्होंने पूरी तरीके से नकार दिया कि मेरी बंद कमरे में किसी भी तरीके की कोई बात नहीं हुई। हमारी खुले जनता के सामने जो बात हो रही है वो खुलकर सामने बात हो रही है। और हमारे आज नेता देखा आपने, आज ही हमारे क्षेत्र में है हमारे नेताजी, पूरी तरीके से जनता से मिल रहे हैं। ठीक है, कौशल कांत जी के पास बाद में आऊंगा, अभी मैं चलें दुबे के पास चलूँ। एक बात सुनील अरकवंशी को याद दिला दूं, राजनीति में पुराने उदाहरण दूंगा, समय बहुत लग जाएगा, मैं ओम प्रकाश राजभर के उदाहरण दे देता हूं। पुराने में मैं दे तो बहुत पुराने दे सकता हूं, लेकिन वो आप लोगों को ऊपर से गुजर जाएगी। राज सुन लो भैया, अरे सुन लो दादा, अब बोल लिए, रुक जाओ। ओम प्रकाश राजभर जब ओवैसी का गाड़ी में बैठा घुमाए, सालार जंग की दरगाह पे गए, तो हमने उनसे पूछा कि इनके साथ कब तक चलोगे? अरे सुनो भाई, तो उन्होंने कहा भाई साहब इन्हीं के साथ चुनाव लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे, हम तो मोर्चा बना लिए। अच्छा जी, बाद में ओवैसी कहां गए? वो राजभर जी को ढूंढते रहे, राजभर जी ने कहा वो ओवैसी कुछ नहीं, खत्म हो गया मामला। फिर वो अखिलेश यादव के साथ जब आए तो मैंने कहा आप तो शिवपाल के साथ मोर्चा बना रहे थे। बोले अब वो चचा भतीजे जाने, हमसे क्या लेना देना, अब हम इधर आ गए। इसलिए हम बात कहते हैं हवा में कभी नहीं कहते। आप जानिए, जितना आप लोगों को पार्टियों में समय हुआ होगा, उससे ज्यादा समय हो गया मुझे आपके नेता को राजनीति करते हुए देखते हुए, इसलिए मुझे उतना अनुभव तो हो गया ना मित्र।
बिल्कुल, मैं आपकी बात कि से मैं सहमत बता हूं। दूं कि क्या अब कौशलकांत हमको बताने लगे कि भाजपा में ऐसा होता, तो हम इनकी बात कैसे मान लेंगे? अभी इनको ही कितना समय हुआ भाजपा जानते हुए? मैं अटल बिहारी वाजपेयी का दृष्टांत रख दूंगा सामने, तब क्या करोगे? अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा हम विपक्ष में बैठेंगे लेकिन बसपा के साथ सरकार नहीं बनाएंगे, और 3 दिन बाद गवर्नर के यहां चिट्ठी चली गई। मैंने तब भी खबर लिखी थी, आप समझ रहे हैं ना? ये तो ओम प्रकाश राजभर हैं या निषाद हैं, मैं इसीलिए आप लोगों की बातों में कभी नहीं आता। ये जयंत हैं, मैं तो वाजपेयी को कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैंने कहा ना अटल जी जो भी कह रहे हैं ये ठीक नहीं है, ये होगा, और वो सच बात हुई ना। ये राजनीति है, सब जानते हो महाराज, तो काय कोई सी बात करो। भैया शैलेंद्र दुबे जी, ऐसा कभी इतिहास में बहुत कम होता है कि सहयोगी दल चुनाव के बाद भी, यानी घराती और बराती विदा हो जाने के बाद भी मालपुआ का आग्रह करे और उनको मालपुआ उपलब्ध कराना मजबूरी हो जाए, ऐसा कहीं देखा नहीं। वैसे ही चुनाव संपन्न हो जाए, एक पार्टी को बहुमत मिल जाए, दूसरी हार जाए, उसके बाद खेल खत्म, अपने अपने घर जाओ। पहली बार उत्तर प्रदेश में मैं ऐसा देख रहा हूं कि ना तो अखिलेश यादव घर जा सकते, ना भाजपा वाले। क्या 2-2 सवारी दोनों की मोटरसाइकिल के पीछे बैठी हैं क्या? और इनका बैठना बहुत जरूरी है। शैलेंद्र जी जी देखिए, अग्निहोत्री जी, ऐसा है, ये जो बदला हुआ परिदृश्य है उत्तर प्रदेश के अंदर आज, तो उसमें जाहिर सी बात है 2024 का जो चुनाव, आम चुनाव जो सिर पर है, तो प्रत्येक दल ये चाहेगा कि जो वो दल जिनका एक क्षेत्र में, एक जाति विशेष पे जो ठीक ठाक प्रभाव है, तो उनका हमारे साथ होना चुनाव में जो है लाभ पैदा करने की स्थिति की तरफ जो है एक परसेप्शन बनाने वाली बात है। अब चूंकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं, संख्या बल इस तरह का है कि आज की जो परिस्थिति है उसमें कोई भी दल इस स्थिति में नहीं है कि बड़े दल को कोई अनरीजनेबल बार्गेन के लिए तैयार कर पाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अपने विधायकों की संख्या के आधार पर 3 राज्यसभा सीट जीत जाएगी, और उधर भाजपा भी 7 क्लियर अपने के उस पर जीत जाएगी। 8वीं सीट भी जो है, इतने विधायक उनके कुछ मिला के, तो 8वीं भी सीट जो है वो निकल आएगी। तो राज्यसभा तो न तो जो है इनमें किसी, न भाजपा के अलाइड को मिलती दिखाई दे रही है, न सपा के अलाइड को मिलती दिखाई दे रही है, जो संख्या बल है उसके हिसाब से। लेकिन हाँ, जिस तरह से ये अपना दल, सोनेलाल और निषाद पार्टी का जो संख्या बल है, उसके हिसाब से ये जरूर प्रतीत होता है कि ये लोग एक कैबिनेट बर्थ उनको मिल जाएगी। और चूंकि राष्ट्रीय चुनाव के जो मुद्दे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उस स्थिति में दल हो पाएंगे कि ये इतना बड़ा असर डाल पाए कि ये बहुत ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पाने की स्थिति में हो। जो इनको पाना था वो विधानसभा में जो जितना इन्होंने बार्गेन करना था वो कर लिया, क्योंकि राष्ट्रीय चुनाव में इनको ये पता है कि चुनाव हमेशा राष्ट्रीय दलों के बीच में, मतलब मुख्यतः जो होता है। तो 2024 में मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बार्गेन करने की स्थिति में होंगे। लेकिन हाँ, ये बड़ी विडंबना है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 2007 से जनता जो एक स्पष्ट जनादेश दे रही है, चाहे वो बसपा को दिया हो, सपा को दिया हो, उसके बाद भाजपा को, फिर भाजपा को, तो इन दलों को भी ये समझ में आ रहा है कि हम अकेले तो कुछ कर नहीं सकते। जो कुछ है कि हमें किसी न किसी बड़े के दल के साथ में ही रहकर और प्रेशर, दबाव बनाना है कि हाँ, हमें अधिक से अधिक भागीदारी मिल जाए। ये तर्क सस्टेनेबल नहीं। जितना वोट अखिलेश यादव को इस बार मिला, उससे 2% कम वोट मिला था, और वो पूर्ण बहुमत की सरकार में मुख्यमंत्री हुए थे 12 में। इस गणित को समझ के रखिए सब लोग। इसलिए ओम प्रकाश राजभर महत्वपूर्ण है, इसलिए जयंत चौधरी महत्वपूर्ण है। इस गलत फहमी मत पड़े कोई ना। किसी से रिश्तेदारी है, फोन उठाना बंद कर देता आदमी। कौन किसको पूछ रहा भैया? बूढ़े माँ बाप को आदमी खाना नहीं देता, पानी नहीं देता। ऐसा बड़ा उदार हृदय कौन हो गया बोले नहीं जी हम सबको लेके चलते? ना ये सब बेकार बात है। और वही भाजपा को भी अगर ऐसी गलतफहमी हो तो पता नहीं वो कितनी जल्दी दूर हो जाए। लेकिन भाजपा के लोग समझदार हैं, तो वो जल्दी दवा खा के वो दूर कर लेंगे समस्या। 35 सीटें ऐसी हैं 5, 6 और 7वें फेज में। सुन लीजिए शैलेंद्र बाबू, 35 सीटें ऐसी हैं
जिनमें ओम प्रकाश राजभर ने फर्क डाला। जीता कौन छोड़ दीजिए, लेकिन भाजपा नहीं जीत पाई। गाजीपुर में अगर खाता नहीं खुला तो समाजवादी पार्टी के चलते ऐसी स्थिति नहीं हुई। समाजवादी पार्टी होती, भाजपा होती, तो हो सकता भाजपा में मेजॉरिटी सीटें जीत लेती, दूसरे किस्म का ध्रुवीकरण होता। इसलिए ओम प्रकाश राजभर हैं। और पश्चिम में भी जितनी सीटें समाजवादी ने जीती ना शैलेंद्र बाबू, उनको आप उनके वोटिंग पैटर्न को जरा देखिए, चार्ट को। क्या अगर उनमें से जयंत चौधरी की पार्टी का वोट जो प्लस हुआ आपको वो हटा दे तो बीजेपी आपसे ऊपर हो खड़ी हो जाती है। और शायद बहुत कम लोगों ने इतना माइन्यूटली देखा होगा। जनता को तो जरूर अचरज की बात लगेगी, जिसको हम लोग प्रचारित कर रहे थे कि फर्स्ट फेज बहुत क्रूशियल है बीजेपी के लिए, बहुत खतरनाक है। बीजेपी ने 7 चरणों में सर्वाधिक वोट पाया प्रथम चरण में, लगभग 50%। इतना किसी चरण में नहीं पाया। इसलिए ये सब गणित इन लोगों को महत्वपूर्ण बनाता है। निषाद पार्टी हो और राजभर की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, ये सब महत्वपूर्ण रहेंगे मित्र। 24 तक ये दोनों आपके साथ रहें अच्छे से, ठीक, ये आपके लिए 22 से भी ज्यादा जरूरी है। देखिए अमिताभ जी, आपको भी पता है जरूरी तो है जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो विजन है वो 5 साला विजन नहीं है, लंबे समय के लिए राजनीति और देश के बदलाव के लिए सोचते हैं। तो पब्लिक कुछ भी कहे, आपका भी कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो सकता है, लेकिन जो मेरा मानना है, देश के बदलाव के लिए चूंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है बदलाव हो, और सबको दिख रहा है कि जब से 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं तब से देश में बहुत सारी चीजें बदल रही हैं। तो अगर देश का बदलाव चाहिए तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए सत्ता में रहना पड़ेगा, और उस लॉन्ग टर्म में सत्ता में रहने के लिए हमें बहुत सारी चीजों राजनीति की दायरे में रहते हुए करनी पड़ेंगी। तो ये बात तो सही है कि हम सबको साथ रखना चाहते हैं। अब बात आती है आपका सवाल कि ये क्या क्या चाहते हैं। तो अमिताभ जी देखिए, ये दिल मांगे मोर तो हमेशा होता है, लेकिन अमिताभ जी, जितनी मेरी समझ है और जितना मेरे को इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से जब सीटों का बंटवारा हो रहा था इलेक्शन के पहले, उस समय आपने देखा होगा कि इन दोनों तीनों जो भी सहयोगी दल हैं सबके साथ बड़ी लंबी चौड़ी बैठकें हुई थी। उन लंबी चौड़ी बैठकों में ये सारे एस्पेक्ट डिस्कस किए गए थे, और जो उस समय समझौता हुआ था आपस में, उसी समझौते के आधार पर आगे के जो पद हैं, पोस्ट हैं, वो सब डिसाइडेड हैं। अभी तक मेरी नॉलेज में यही है। लेकिन हाँ, ये दिल मांगे मोर तो हमेशा हमारा भी कहता है, आपका भी कहता है, सबका कहता है। तो मांग कोई कुछ भी सकता है, पर जो पहले डिसीजन हुआ है मुझे लगता है शायद वही मान्य होगा।